नमस्कार साथियों, नवनीत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले चलिए कुछ ऐसे ज़रूरी सवालों पर नज़र डालते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कपास का रेशा गीला होने पर सूखने के मुकाबले 20 से 30% ज़्यादा मजबूत हो जाता है? उसके अंदर ऐसा क्या होता है? दूसरा सवाल यह है कि वो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है, कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट है जो कपास में चमक भी लाता है और उसकी मजबूती भी बढ़ा देता है, दोनों एक साथ। और तीसरा, एक बहुत ही बेसिक सवाल, कपास के रेशे को उसके बीज से, जिसे हम बिनौला कहते हैं, उस बीज से अलग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको हर टेक्सटाइल की परीक्षा में किसी न किसी रूप में जरूर मिलेंगे। तो इन सभी सवालों का और इनसे जुड़े हुए कई और महत्वपूर्ण तथ्यों का बहुत ही विस्तार से जवाब आपको इसी क्लास में मिलने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए। देखिए, कपास को हम रेशों का राजा कहते हैं, और ये ऐसे ही नहीं कहते। ये टेक्सटाइल की दुनिया का, वस्त्र विज्ञान का आधार है। एक तरह से कहें तो ये एबीसी है। अगर आपने कपास को अच्छी तरह से समझ लिया तो यकीन मानिए, बाकी के जो प्राकृतिक रेशे हैं जैसे कि लिनन या जूट, उनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये एक फाउंडेशनल टॉपिक है। तो आज हम कपास को बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल शुरुआत से, यानी उसके इतिहास से लेकर उसके बनने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया तक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही गहराई से, बहुत आराम से समझने वाले हैं। चलिए तो एक नज़र आज की क्लास के सिलेबस पर डाल लेते हैं ताकि आपको एक पूरा खाका मिल जाए कि हम किस क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कपास का परिचय और उसका गौरवशाली इतिहास जानेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी जड़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो आया कहाँ से। फिर हम इसकी खेती और कटाई की प्रक्रिया को समझेंगे। आखिर एक खेत से हमारे पास तक किस रूप में आता है, क्योंकि यहीं से रेशे की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी तय होती है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम वस्त्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया को क्रम से देखेंगे। ये टेक्सटाइल का सबसे तकनीकी हिस्सा है और यहीं से सबसे ज्यादा क्रम वाले सवाल बनते हैं। फिर हम कपास के भौतिक और रासायनिक गुणों का विश्लेषण करेंगे। यही गुण तय करते हैं कि कपड़ा कैसा होगा, आरामदायक होगा या नहीं, मजबूत होगा या नहीं। और अंत में हम कुछ विशेष परिसज्जाओं यानी स्पेशल फिनिशेस पर बात करेंगे, जिनसे कपड़े को फाइनल टच दिया जाता है। और फिर पूरी क्लास का एक त्वरित रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, कपास का परिचय और इतिहास। देखिए, किसी भी विषय की तकनीकी बारीकियों में जाने से पहले उसकी पहचान, उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। और जब हम कपास की बात करते हैं तो इसकी जड़ें हमारे अपने देश भारत से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। यह सिर्फ एक किताबी तथ्य नहीं है, यह हमारे इतिहास का, हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और गौरवशाली हिस्सा है। हजारों सालों से कपास ने हमारी संस्कृति को, हमारे व्यापार को और दुनिया में हमारी पहचान को एक आकार दिया है। तो चलिए इसी गौरवशाली इतिहास से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और समझते हैं कि कपास असल में है क्या और इसका इतना महत्व क्यों है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, कपास है क्या? इसकी परिभाषा को बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इस परिभाषा के हर एक शब्द में एक प्रश्न छिपा हुआ है। कपास एक प्राकृतिक, वानस्पतिक, सेल्यूलोजिक रेशा है जो कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होता है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं और समझते हैं। पहला शब्द है प्राकृतिक यानी नेचुरल। इसका मतलब है कि ये हमें प्रकृति से, नेचर से मिलता है, किसी फैक्ट्री में केमिकल से नहीं बनाया जाता। इसका उल्टा क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर, जैसे नायलॉन या पॉलिएस्टर। दूसरा शब्द है वानस्पतिक यानी वेजिटेबल बेस्ड। इसका मतलब है कि ये हमें वनस्पति से यानी पेड़ पौधों से मिलता है। इसका उल्टा क्या होगा? जांतव रेशे, जैसे ऊन जो हमें भेड़, एक जंतु से मिलती है, या रेशम जो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। तीसरा सेल्यूलोजिक, ये एक रासायनिक शब्द है, इससे घबराना नहीं है। बस इतना याद रखिए कि पौधों से मिलने वाले सभी रेशे सेल्यूलोजिक होते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति का यानी सेल वॉल का मुख्य घटक है। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द बीज से प्राप्त होने वाला रेशा यानी सीड फाइबर। ये बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि पौधों के अलग अलग हिस्सों से रेशे मिलते हैं। जैसे जूट वो तने से मिलता है, उसे हम बास्ट फाइबर कहते हैं। लेकिन कपास पौधे के बीज के चारों ओर उगने वाले बालों से मिलता है। और अंत में एक और छोटा सा तथ्य जो परीक्षा में आ सकता है, कॉटन शब्द अरबी भाषा के शब्द कुतुन से बना है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है और यहां से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। अपनी विशेषताओं और अपनी उपयोगिता के कारण कपास को कई उपनाम दिए गए हैं। पहला है रेशों का राजा यानी किंग ऑफ फाइबर्स।
इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? सोचिए, आज भी इतने सारे नए नए सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं, लेकिन फिर भी वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका दबदबा कायम है। हमारी टी शर्ट, हमारी जीन्स, हमारे तौलिए, हमारी चादरें, सब कुछ ज्यादातर सूती ही होता है। दूसरा नाम है यूनिवर्सल फाइबर। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो सबके लिए हो। ये दुनिया के हर कोने में हर वर्ग के व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अमीर हो या गरीब, हर कोई सूती कपड़े पहनता है। ये किसी एक वर्ग या देश तक सीमित नहीं है। तीसरा, किसानों के लिए यह सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड है। सोचिए, जिस फसल की खेती से किसानों को अच्छी और सुनिश्चित आमदनी हो, जो उनके घर का खर्चा चलाए, वो उनके लिए सोने से कम तो नहीं है। और इसी वजह से इसका चौथा नाम है नकदी फसल या कैश क्रॉप। इसका मतलब है कि ये वो फसल है जिसे किसान अपने घर के इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि सीधे बाजार में बेचकर नकद पैसा कमाने के लिए उगाता है। ये सभी नाम इसकी व्यापकता और इसके आर्थिक महत्व को दर्शाते हैं। कपास का इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली है, और खासकर भारत के संदर्भ में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया की कई सभ्यताएं अभी विकसित हो रही थीं, तब भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में कपास के सबूत मिले हैं। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें कुछ चांदी के बर्तन मिले और उन पर सूती कपड़ा लिपटा हुआ पाया गया। ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि हम भारतीय उस जमाने से कपास का उपयोग कर रहे हैं। फिर कई सदियों बाद जब सिकंदर की सेना भारत आई, तो वो यहाँ कपास के पौधे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने वापस ग्रीस जाकर इसका वर्णन पेड़ों पर उगने वाली ऊन के रूप में किया। सोचिए, उनके लिए यह कितना आश्चर्यजनक रहा होगा कि ऊन तो भेड़ पर उगती है, ये पेड़ों पर कैसे उग रही है। इसके बाद मुगल काल में ढाका की मलमल दुनिया भर में अपनी बारीकी के लिए मशहूर हो गई। कहा जाता है कि ये इतनी महीन और बारीक होती थी कि पूरी की पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। ये भारतीय कारीगरों के हुनर का प्रतीक था। और अगर आधुनिक भारत की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के साथ भारत में पहली सूती मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई थी। ये सब दिखाता है कि भारत ही कपास का जन्मदाता है और यहीं से ये पूरी दुनिया में फैला। इतिहास को समझने के बाद अब हम कपास के कृषि पक्ष पर आते हैं, यानी इसकी खेती और कटाई कैसे होती है। आप सोच सकते हैं कि यह तो कृषि विज्ञान का विषय है, टेक्सटाइल में इसका क्या काम, लेकिन यहीं से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु, तापमान, ये सारी चीजें सीधे सीधे रेशे की लंबाई और मजबूती को प्रभावित करती हैं। एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा एक अच्छी क्वालिटी के रेशे से ही बन सकता है, और अच्छा रेशा अच्छी खेती से ही मिलता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये रेशा किस तरह की परिस्थितियों में पैदा होता है। तो चलिए खेत से लेकर कोए के बनने तक के इस सफर को विस्तार से समझते हैं। ये टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक एक करके हर बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले जलवायु यानी क्लाइमेट। कपास के लिए उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु सबसे अच्छी होती है, जहां गर्मी और बारिश का सही संतुलन हो। इसे लगभग 200 दिन पाला रहित चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं मृदा यानी मिट्टी की। इसके लिए काली और रेतीली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अच्छी होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि मिट्टी क्षारीय यानी अल्कलाइन होनी चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी परीक्षा बिंदु है, इसे नोट कर लीजिए। मिट्टी में जितनी अधिक क्षारीयता होगी, कपास का रेशा उतना ही लंबा और बेहतर गुणवत्ता का होगा। भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं, और गुजरात का कपास अपनी गुणवत्ता के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वहां की मिट्टी और जलवायु इसके लिए आदर्श है। इसका फसल चक्र लगभग 200 दिनों का होता है और बुआई से लेकर कटाई तक में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। ये एक वार्षिक फसल है। कपास के पौधे की ऊंचाई आमतौर पर 4 से 6 फीट होती है और इसका फूल हल्का क्रीम या सफेद रंग का होता है, जो बाद में पककर कोए में बदल जाता है। जब फसल पक जाती है तो कपास का कोया या पॉड, जो पहले एक बंद कली जैसा था, वो पककर फट जाता है और अंदर से सफेद रुई जैसा रेशा बाहर दिखने लगता है। यह संकेत है कि फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई मुख्य रूप से 2 तरीकों से होती है, हाथ से और मशीन से। हाथ से कटाई भारत जैसे देशों में ज्यादा होती है, जहां मजदूर आसानी से उपलब्ध हैं। इसमें मजदूर खुद एक एक करके कोयों को चुनते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे सिर्फ पके हुए कोयों को ही चुनते हैं और कोया जमीन पर गिरकर गंदा नहीं होता, जिससे रेशे की गुणवत्ता बनी रहती है। जहां बड़े पैमाने पर खेती होती है जैसे अमेरिका में, वहां मशीनों का उपयोग होता है। इसमें भी 2 मुख्य तकनीकें हैं, स्ट्रिपर और पिकर। इसे ऐसे समझिए, स्ट्रिपर मशीन एक तरह से आक्रामक है। वो पूरे के पूरे कोये को पत्तियों और टहनियों के साथ पौधे से खींच लेती है।
स्ट्रिप कर लेती है। इससे कटाई तो बहुत जल्दी होती है, लेकिन रेशे के साथ बहुत सारी गंदगी भी आ जाती है। वहीं पिकर मशीन ज़्यादा स्मार्ट और नज़ाकत से काम करती है। वह सिर्फ रेशे को कोए के अंदर से खींचती है, जैसे हम रुई निकालते हैं। इससे रेशा ज़्यादा साफ रहता है। ये एक तकनीकी अंतर है जो एडवांस परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम टेक्सटाइल विज्ञान के सबसे जरूरी, सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। हमने खेत से रेशा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ये अभी सिर्फ रुई का एक ढेर है। इस रुई के ढेर से वो शर्ट या वो जीन्स कैसे बनती है जिसे हम पहनते हैं? ये एक लंबी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है और परीक्षाओं में इसके चरणों का क्रम यानी सीक्वेंस अक्सर पूछा जाता है। आपको 4-5 प्रक्रियाएं देकर पूछा जाएगा कि इन्हें सही क्रम में लगाएं। इसलिए इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से सवाल आना लगभग तय है। ये स्लाइड पूरी निर्माण प्रक्रिया का एक रोड मैप है, एक नक्शा है। हर चरण को विस्तार से समझने से पहले इस क्रम को अपने दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। मेरी सलाह है कि आप इन चरणों को अंग्रेजी नामों के साथ ही याद करें, क्योंकि परीक्षा में अक्सर देवनागरी में भी यही शब्द लिखे आते हैं। क्रम है सबसे पहले गिनिंग यानी बीज को अलग करना, फिर कार्डिंग और कोम्बिंग यानी रेशों को साफ और सीधा करना, फिर ड्राइंग और रोविंग यानी उन्हें खींचकर पतली पट्टी बनाना, फिर स्पिनिंग यानी उस पट्टी को ऐंठकर मजबूत धागा बनाना, फिर वीविंग यानी धागे से कपड़ा बुनना, और अंत में फिनिशिंग यानी कपड़े को सुंदर और उपयोगी बनाना। ये क्रम हर प्राकृतिक रेशे के लिए लगभग समान रहता है, इसलिए इसे एक बार अच्छे से समझ लिया तो ये हमेशा काम आएगा। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है गिनिंग, जिसे हिंदी में उटाई कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कपास के रेशे को उसके बीज यानी बिनौले से अलग किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर टेक्सटाइल परीक्षा में पूछा जाता है कि कपास के बीज को रेशे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। खेत से जो कपास आती है उसमें रेशा और बीज मिले हुए होते हैं। गिनिंग मशीन में कंघी जैसे दांतेदार रोलर होते हैं जो रेशे को पकड़कर खींच लेते हैं, जबकि बीज छोटे होने के कारण जाली से पार नहीं हो पाते और पीछे रह जाते हैं। रेशा आगे कपड़ा बनाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जो बीज यानी बिनौले बचते हैं वे भी फेंके नहीं जाते, वे भी बहुत काम के होते हैं। उनसे तेल निकाला जाता है जिसे हम बिनौले का तेल यानी कॉटन सीड ऑयल कहते हैं, जो खाने और अन्य कामों में इस्तेमाल होता है। और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वह पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होती है। तो इस प्रक्रिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। गिनिंग के बाद रेशों में अभी भी कुछ गंदगी, पत्ते और उलझनें होती हैं। इन्हें सुलझाने और साफ करने के लिए कार्डिंग और कॉम्बिंग की जाती है। पहले कार्डिंग यानी धुनाई। इसमें रेशों को 2 दांतेदार सतहों के बीच से गुजारा जाता है। इससे बची हुई गंदगी निकल जाती है, रेशे सुलझ जाते हैं और लगभग समानांतर होकर एक पतली चादर जैसी परत, जिसे वेब कहते हैं, बन जाती है। ज्यादातर सामान्य सूती कपड़ों के लिए ये प्रक्रिया काफ़ी होती है, लेकिन अगर हमें बहुत ही उच्च गुणवत्ता का, महीन और महंगा कपड़ा बनाना है, जैसे कि अच्छी शर्ट या महंगी बेडशीट, तो एक अतिरिक्त कदम उठाया जाता है जिसे कॉम्बिंग यानी कंघी करना कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं। कंघी करने से क्या होता है, छोटे टूटे हुए बाल निकल जाते हैं और लंबे बाल एक सीध में आ जाते हैं। ठीक उसी तरह कॉम्बिंग प्रक्रिया में छोटे रेशे, जिन्हें नॉइल्स कहते हैं, वो हटा दिए जाते हैं और सिर्फ लंबे रेशों को और सीधा कर दिया जाता है, जिससे बहुत ही चिकना, चमकदार और मजबूत धागा बनता है। अब तक हमारे पास रेशों की एक पतली, सीधी पट्टी है जिसे स्लाइवर कहते हैं, लेकिन ये अभी धागा नहीं है, ये बहुत कमज़ोर है। अगर आप इसे खींचेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। इसे मजबूती देने और एक निरंतर धागे में बदलने की प्रक्रिया को स्पिनिंग या कताई कहते हैं। आपने महात्मा गांधी को चरखा चलाते हुए देखा होगा। चरखा असल में यही काम करता है। इस प्रक्रिया में रेशों की पट्टी को धीरे धीरे खींचा जाता है ताकि वो पतली हो जाए, और साथ ही उसमें ऐंठन या घुमाव, ट्विस्ट दिया जाता है। ये घुमाव बहुत ज़रूरी है। यही घुमाव अलग अलग छोटे रेशों को आपस में जकड़ लेता है, उनमें घर्षण पैदा करता है और उन्हें एक मजबूत धागे में बदल देता है। जितना ज्यादा घुमाव होगा, धागा उतना ही मजबूत होगा। यही वो जादुई कदम है जहां बिखरे हुए रेशे एक उपयोगी धागे में बदल जाते हैं, जो बुनाई के लिए तैयार होता है। एक बार धागा बन गया तो अगला कदम है वीविंग यानी बुनाई। ये वो प्रक्रिया है जिसमें धागे से कपड़ा बनता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक चटाई बुन रहे हैं। इसमें 2 तरह के धागों का इस्तेमाल होता है, ताना, वार्प, और बाना, वेफ्ट। ये 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। ताना लंबाई वाले धागे होते हैं जो करघे पर, लूम पर कसकर ताने जाते हैं। ये कपड़े की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं, उसकी बुनियाद होते हैं।
बाना चौड़ाई वाले धागे होते हैं, जिन्हें ताने के धागों के ऊपर और नीचे से बारी-बारी से निकालकर कपड़ा बुना जाता है। ताने और बाने के इसी इंटरलेसमेंट या गुंथाई से कपड़े का निर्माण होता है। यह किसी भी बुने हुए कपड़े की संरचना को समझने के लिए एक बुनियादी ज्ञान है। अब जब हमने कपड़ा बना लिया है तो चलिए इसके वैज्ञानिक गुणों को समझते हैं। ये सेक्शन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन आधारित प्रश्न बनते हैं। मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि गुण क्या है, बल्कि ये पूछा जाएगा कि इस गुण की वजह से कपड़े का क्या उपयोग होता है या कपड़े में कोई समस्या क्यों आती है। किसी भी रेशे के गुण ही ये तय करते हैं कि उससे बना कपड़ा कैसा होगा। उदाहरण के लिए कपास पानी सोखता है, इसलिए हम उससे तौलिए बनाते हैं। ऊन गर्मी को रोकता है, इसलिए हम उससे स्वेटर बनाते हैं। तो चलिए कपास के इन्हीं गुणों को, उसकी असली पहचान को विस्तार से जानते हैं। गुणों को हम मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज रेशे की संरचना, उसकी बनावट, मजबूती और लंबाई से जुड़े होते हैं। ये रेशे के अंदरूनी गुण हैं, उसकी अपनी पहचान है। जैसे रेशा कितना लंबा है, कितना मजबूत है, पानी सोखता है या नहीं, छूने में कैसा लगता है। जब आप कपड़े को छूते हैं, महसूस करते हैं, तो आप उसके भौतिक गुणों को महसूस कर रहे होते हैं। वहीं रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ये बताते हैं कि रेशा बाहरी चीजों जैसे अम्ल, क्षार, धूप या गर्मी के साथ कैसी प्रतिक्रिया करता है, कैसे रिएक्ट करता है। जैसे अगर आपके सूती टी शर्ट पर नींबू का रस, जो एक अम्ल है, गिर जाए तो क्या होगा, या जब आप उसे डिटर्जेंट, जो एक क्षार है, से धोते हैं तो क्या होता है। ये उसके रासायनिक गुण तय करते हैं। इन दोनों को समझना जरूरी है। अब कुछ प्रमुख भौतिक गुणों को देखते हैं। पहला है संगठन। कपास में लगभग 94% सेल्यूलोज होता है, यह इसकी रासायनिक पहचान है। दूसरा, लंबाई। कपास एक स्टेपल फाइबर है, यानी छोटा रेशा। इसकी लंबाई 1.5 से 2.5 इंच तक होती है। इसका मतलब है कि सूती धागा इन छोटे छोटे रेशों को मिलाकर बनाया जाता है। तीसरा, अवशोषण क्षमता। ये कपास का एक बहुत बड़ा और फायदेमंद गुण है। इसकी पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह अपने वजन से 24 से 27 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। इसी गुण के कारण ये गर्मियों में पहनने के लिए बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का पसीना सोख लेता है और हमें ठंडा रखता है। इसी वजह से तौलिए और पोछे भी सूती कपड़े के बनते हैं। चौथा है प्रतिस्कंधिता यानी रेजिलियंसी। ये गुण कपास में बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि कपड़े को अगर मोड़ दिया जाए तो वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आता, उसमें निशान पड़ जाता है। इसी वजह से सूती कपड़ों में सिलवटें बहुत आसानी से पड़ती हैं और उन्हें बार बार प्रेस करने की जरूरत होती है। ये इसका एक नकारात्मक गुण माना जा सकता है। अब ये स्लाइड इस पूरे टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ये कपास का एक अनूठा और जादुई गुण है। कपास गीला होने पर सूखा होने की तुलना में 20 से 30% अधिक मजबूत हो जाता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, अगर सूखी अवस्था में इसकी मजबूती 100% है तो गीली अवस्था में यह बढ़कर 125% या 130% तक हो जाती है। ज़्यादातर रेशे जैसे कि रेशम या रेयॉन गीले होने पर कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन कपास इसका अपवाद है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पानी कपास के रेशे के अंदर जाता है तो वो उसके अंदर मौजूद सेलुलोज के अणुओं को और व्यवस्थित कर देता है, जिससे उनके बीच का बंधन और मजबूत हो जाता है। इसका व्यवहारिक फायदा क्या है? यही कारण है कि हम सूती चादरों और कपड़ों को बिना किसी डर के जोर जोर से रगड़कर या वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं और वे फटते नहीं हैं। गीला होने पर वे और भी मजबूत हो जाते हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे कभी मत भूलिएगा। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों की, यानी बाहरी केमिकल का कपास पर क्या असर होता है। अम्ल यानी एसिड का कपास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये रेशों को कमजोर कर देता है। जैसे अगर सूती कपड़े पर नींबू का रस, सिरका या बैटरी का एसिड गिर जाए तो वो जगह धीरे धीरे गल जाएगी और वहां से कपड़ा फट जाएगा। दूसरी ओर क्षार यानी एल्कली का कपास पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर साबुन और डिटर्जेंट क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यही वैज्ञानिक कारण है कि सूती कपड़ों को धोने के लिए क्षारीय साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग सुरक्षित माना जाता है। वास्तव में मजबूत क्षार जैसे कास्टिक सोडा का उपयोग तो मर्सराइजेशन जैसी फायदेमंद प्रक्रियाओं में किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये ज्ञान हमें कपड़ों की सही देखभाल करने में मदद करता है। अब हम अपने अंतिम सेक्शन पर आते हैं। करघे से उतरने के बाद जो कपड़ा बनता है उसे ग्रे फैब्रिक या ग्रेज फैब्रिक कहते हैं। यह पहनने के लिए तैयार नहीं होता। ये खुरदुरा, मटमैले रंग का और सिकुड़ा हुआ होता है।
उसे सुंदर, मुलायम और उपयोगी बनाने के लिए उस पर कुछ विशेष प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें परिसज्जा या फिनिशिंग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक घर बनाने के बाद उस पर पेंट और फर्निशिंग की जाती है, उसे रहने लायक बनाया जाता है। इस सेक्शन में हम कुछ प्रमुख फिनिशिंग प्रक्रियाओं को समझेंगे और फिर पूरी क्लास के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे। यहाँ कुछ प्रमुख परिसज्जाएं दी गई हैं जो कपास के गुणों को और बेहतर बनाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मर्सराइजेशन। ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कपड़े को तनाव की स्थिति में कास्टिक सोडा के ठंडे घोल से उपचारित किया जाता है। इससे होता क्या है, कपास का रेशा जो पहले चपटा और मुड़ा हुआ था वो सूजकर गोल और चिकना हो जाता है। इससे कपड़े की मजबूती, चमक, लगभग रेशम जैसी और रंग सोखने की क्षमता तीनों में जबरदस्त वृद्धि होती है। दूसरी है ब्लीचिंग। कपास का प्राकृतिक रंग हल्का क्रीम जैसा होता है। उसे एकदम बर्फ जैसा सफ़ेद बनाने के लिए ब्लीचिंग की जाती है ताकि उस पर कोई भी रंग सही से चढ़ सके। तीसरी है ग्लेजिंग। इससे कपड़े की सतह पर एक पॉलिश की हुई चमक लाई जाती है, जैसे जूतों पर पॉलिश करते हैं। और चौथी है अमोनीकरण। ये एक आधुनिक प्रक्रिया है जो मर्सराइजेशन का एक विकल्प है। इससे कपड़े की घिसावट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो छूने में और भी मुलायम हो जाता है। चलिए अब परीक्षा के लिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और हम साथ में जवाब देंगे। इस स्लाइड का एक मानसिक स्नैपशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले तथ्य हैं। कपास का जन्मदाता कौन है? भारत। ये किस प्रकार का फाइबर है? सेल्यूलोजिक स्टेपल फाइबर यानी छोटा रेशा। इसका सबसे अनूठा गुण क्या है? ये गीला होने पर 20-30% ज्यादा मजबूत हो जाता है। अम्ल और क्षार का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल से खराब होता है, क्षार से सुरक्षित रहता है। गर्मियों के लिए ये आदर्श क्यों है? इसकी उच्च अवशोषण क्षमता के कारण। बीज और रेशे को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गिनिंग। और इसकी मजबूती और चमक बढ़ाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? मर्सराइजेशन। ये 7 बिंदु इस पूरे अध्याय का सार हैं। अगर आपको ये याद है तो आपके कई प्रश्न हल हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जाते जाते आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ रहा हूं। वस्त्रों का राजा होने के बावजूद आज कपास को पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर से इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इस पर सोचिएगा। सोचिए उन गुणों के बारे में जो कपास में नहीं है, जैसे कि इसका आसानी से सिलवटें पड़ जाना या इसका सूखने में ज़्यादा समय लेना। और फिर सोचिए सिंथेटिक फाइबर की कीमत और उसकी देखभाल की आसानी के बारे में। ये आपको इस विषय को व्यवहारिक दुनिया के संदर्भ में समझने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली क्लास में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।